नाज़रीन, प्रोग्राम दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, लगातार कल से जब से बजट आया है उसी पर बात हो रही है। हम भी लगातार बात कर रहे हैं, हम सरकार के नुमाइंदों से भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अपोजिशन जो कुछ कह रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आज प्रोग्राम दो रुख में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि बजट और चुनाव के दो रुख के ताल्लुक से, जी हां, क्या वाकई में इस बजट से जो अवाम की तवक्कात थी वो पूरी हो पाई हैं? क्या आम लोगों तक इस बजट की तमाम तर चीजें हकीकी मायनों में पहुंच पाएंगी? अपोजिशन जो लगातार इस बजट पर कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी कर रहा है, तो क्या वजह है कि अपोजिशन नुक्ताचीनी कर रहा है? दूसरी जानिब सरकार कह रही है कि अब तक का सबसे अच्छा बजट है। इन्हीं तमाम मुद्दों का अहाता आज हम करेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। चलिए आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि तर्जुमान है बीजेपी से, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, साथ ही साथ अंशुल अवजीत जो कि तर्जुमान है कांग्रेस से। अंशुल अवजीत जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम दो रुख में। दोनों खास मेहमानों का हम इस्तकबाल करेंगे और सीधे हम अहम मुद्दे पर आएंगे। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बजट को लेकर कल से हर तरफ सरगर्मियां देखी जा रही हैं, अच्छा या बुरा। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस बजट से जो हिंदुस्तान, भारत का नौजवान है वो सेटिस्फाई है? क्या आम लोगों को, किसानों को, सैलरीड क्लास, मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास तबका, उसको इस बजट से कोई फायदा नजर आ रहा है या फिर ये सिर्फ चुनाव का बजट है? सैयद यासिर जिलानी साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। जब बजट आया उसके बाद से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ये बजट जो है ये बहुत अच्छा बजट है और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें कही गई है। डिजिटल करेंसी की बात भी की गई है, साथ ही साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात भी की गई है, किसानों के लिए बात की गई है, रोजगार के लिए बात की गई है। सब कुछ बहुत अच्छा इस पे नजर आ रहा है। आपका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे। देखिए हिना, सबसे पहले मैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सोच को और वित्त मंत्री मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी ने जो ये प्रोग्रेसिव फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली जो बजट आया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और बेहद शानदार बजट है और बजट के हर पहलू को अगर आप कहेंगी तो बिंदुवार तरीके से उसको रखने की कोशिश करूंगा। अभी आपने कहा कि नौजवानों को लेके कहा, देखिए एक बहुत बड़ा रोजगार का सृजन दिखाई दे रहा है और ये वायदा इस बजट में किया गया है। और अलग अलग बिंदु पे अगर हम देखें तो आपने अपनी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात करी है। हमने एक जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिस पे चर्चा हुई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हम आएंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए ये बेहद अहम होगा। जो रोजगार के सृजन की बात की जा रही है और आने वाले वक्त में ड्रोन एक हमारे आम लाइफ के लिए जबरदस्त शानदार एक ऐसी चीज साबित होने जा रही है जिसका हम सब हो सकता है साक्षी जरूर बनेंगे। और बजट देखिए, किसानों को लेके जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने जो वायदा किया था उस वायदा को पूरा करते हुए इस बजट में जो एलोकेशन हुई है पैसे का, जो किसानों को लेके बात कही गई थी, एमएसपी को कही गई थी, वो वायदा पूरा किया गया है। आम जन के लिए पिछले कई सालों से जो हम इनकम टैक्स के स्लैब को देख रहे हैं कि बिल्कुल जीरो रखा गया है, वो इस बजट में भी रखा गया है। और महिलाओं को लेके जो बात इस बजट में है वो भी उनको मजबूत करती है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एमएसएमई के जो प्रोग्राम के अंदर बजट को बढ़ाया गया है उससे उनको आने वाले वक्त में फायदा होने जा रहा है। पिछले बजट से डिफेंस का बजट इंक्रीज किया गया है। ये भी एक बहुत अति महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमने और आपने कल से देखा है। बहस का हिस्सा कुछ भी हो सकता है, विपक्ष नैरेटिव
कुछ भी बना सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को, ये मैं कल से टीवी देख रहा हूं और कई सारी बहस में रहना हुआ है जिसमें विपक्ष बार बार दो मुद्दों पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बजट की यासिर जी, इन दो मुद्दों पर भी हम बात करेंगे आपकी, इसीलिए पहले बात हमने आपसे ही शुरू करी है ताकि हम अब अंशुल जी आपसे हम जानना चाहेंगे, इतना अच्छा बजट है, इतनी सुनहरी बातें इसमें की गई हैं, किसानों के लिए भी सब कुछ है, नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौके हैं, खवातीन के लिए भी बात की गई है, फिर कमी कहाँ नजर आ रही है? क्यों कहा जा रहा है कि ये अनइंस्पायरिंग है, फीका बजट है, अनरियलिस्टिक है? ये तमाम चीजें क्यों आ रही? बजट तो अगर आप देखें तो अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत अच्छा है, एक खूबसूरत हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर पेश करता हुआ। मतलब हम चांद सितारों के जहां पे पहुंच गए हैं, ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान। बजट नहीं हिना जी, ये तो एक मजाक है, आवाम पे एक मजाक है। आप आने वाले 25 साल की बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान को गिरवी रखकर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। जरा देखिए, हाँ, ये कोई बजट नहीं, ये तो फिर स्पेस मिशन हो गया ना, कि 25 साल बाद अब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप देख लीजिए हो क्या रहा है, हकीकत क्या है, सूरत हाल क्या है। बेरोजगारी है, मंदी है, यहां पर गरीबी है और मुफलिसी है, और यहां पर भूखमरी भी है। तो जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए आपने क्या किया? किस तरह की आपने योजनाएं बनाई? ये सबसे भारी ये समस्या है ना इस बजट में। लेकिन कल जो ऐलानात किए गए हैं, कि आपको वाकई में लगता है कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं, पहुंच नहीं पाएंगे? नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा दूसरे 25 साल का विजन है, तो वो तो 25 साल की बात कर रहे हैं ना। डिजिटल ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, यहां पर भुखमरी है और आप ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। देखिए जमीन आसमान का जो फर्क है, यहां पर गैर बराबरी तो पहले से है, असमानता यहां पर है। और जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं हिना जी, या ऑक्सफैम का रिपोर्ट हो या फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हो, वो कह रहा है यहां पर कि व्यापक रूप से महामारी के बाद पहले से भी थी, इस सरकार में पहले से भी इन सरकार ने कह दिया था कि यहां पर बहुत ज्यादा असमानता है, गैर बराबरी है। लेकिन इसके बाद यह पता चल रहा है कि जो ऊपर के 10% लोग हैं, वो 60% इस मुल्क के जो संसाधन है, संपत्ति है, जो धन है, जो पैसा है, वो उनके इख्तियार में है। तो ये तो सबको मालूम है, तो वो बढ़ गई है। तो उनके लिए जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद है, उनके लिए आपने क्या किया? ये तो बड़े बड़े शब्द है ना जो प्रधानमंत्री जी ने सुनाए। और देखिए 2 बजट, हैरानगी हो गई मुझे, 2 बजट पेश हुए। एक तो वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल बजट पेश किया, उसके बाद एक तर्जुमान के रूप में प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने भी लंबा चौड़ा भाषण। चलिए ठीक है, वो एक अपोजिशन के तौर पर आप कह सकते हैं। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब भी मौजूद हैं। यासिर साहब, लगातार आप खुद ये कह रहे हैं कि कल से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन को ये जीरो बजट नजर आ रहा है, कुछ भी इसमें बेहतर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से चुनाव में हम देख रहे हैं, बहुत सारी रियासतों में चुनाव होना है, वहां पर बेरोजगारी अहम मुद्दा है, वहां पर विमेन सिक्योरिटी यानी खवातीन की जो हिफाजत है वो भी अहम मुद्दा है, किसानों का मुद्दा भी मुंह बाए खड़ा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या आपको वाकई में ये लगता है कि बजट कारगर होगा? देखिए हिना, अभी मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं तार्किक बात करते हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस में कुछ तो प्रवक्ता ऐसे हैं जो तर्क को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि महामारी, अंशुल अवस्थी जी मेरे मित्र हैं, इन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। ये 100 साल के अंदर की सबसे बड़ी विपदा रही है जो महामारी है। उस महामारी के बीच का ये विकास का नया विश्वास लेकर आया है। आप समझने की कोशिश करिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप भारत के लोगों को कह रहे हैं कि मुफलिसी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। यकीन माने या लगता है आप भारत में निकल नहीं रहे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में जो गंगा के कटाव के बाद बना हुआ इलाका है गुन्नौर, वहां हूं इस वक्त, और वहां से आपसे मैं जुड़ा हूं ना। मैं लोगों से, गांव ग्रामीण के लोगों से बात कर रहा हूं। हाँ, ये सच्चाई है कि
कांग्रेस पार्टी अपने विचारों से कंगाली के कागार पे खड़ी है, मुफलिसी के कागार पे खड़ी है, बेरोजगार हो गई है, क्योंकि उसके विचार जो है, उसकी नीति जो है, उसका जो अपनी सोच का तरीका है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे जाके खड़ा हो गया है। उसको लगता है कि यासिर साहब, अभी हम बजट की बात कर लें। बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं वो टूटती नजर आ रही हैं लोगों को। आपको क्या वाकई में लगता है कि आम लोगों को समझा पाएंगे? आप यकीन माने कि हम आम लोगों के बीच में कल से ही उतर गए हैं, लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। आपको एक चीज और बता दूं, इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है गरीब कल्याण, गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर होगा, ये वायदा किया गया है। पिछले 5 सालों में जो बजट आपने देखा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप पूरे भारत में आपकी अच्छी सहाफत है, आप निकलें, आप सर्च करें और आपके पास भी रिपोर्ट होगी कि जिस तरीके से जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको एक इत्मीनान और यकीन हुआ है जब उन्हें अपनी छत मिली है, अपना घर मिला है। यकीन माने कि उसमें भी बढ़ोतरी की गई है इस बजट में भी, और इस बार भी 80 लाख घर देने का वादा किया गया है। ये 25 साल का ये 25 साल का, और उसी के साथ साथ रोजगार देने का भी वायदा किया गया है। और जो रोजगार के सृजन की बात मैं कर रहा हूं, वो जो ये सारी चीजें आ रही हैं, उसमें रोजगार अपने आप पैदा होगा, रोजगार सामने आएगा। हम जिन चीजों को लेके इस बजट को क्यों पॉजिटिव कह रहे हैं, क्यों विश्वास वाला बजट कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। आप विपक्ष को सुनिए, कोई ऐसा विपक्ष का लीडर ये नहीं है। आइए हम किसान के मुद्दे पे बिंदुवार तरीके से, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से कहूंगा कि बिंदुवार तरीके से एक बिंदु आप रखिए, पैराग्राफ बताइए, और मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। चलिए ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। अंशुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम भी ये देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि सब कुछ इसमें दिया गया है, यहां तक कि जो टैक्स स्लैब है उसमें भी तब्दीली नहीं की गई। और ये बात बार-बार यहां पर मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो एक सैलरी क्लास, जो एक तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास है, वो इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, इसी पर उसका सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। बेरोजगारों के लिए नई नौकरियां देने की बात की गई है, बेघरों के लिए घर देने की बात भी की गई है, साथ ही साथ डिजिटल करेंसी की बात की गई है। बहुत खुशआइंद बातें यहां पर की गई हैं। फिर भी आप लोगों को क्यों लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, ये इसमें नीयत साफ क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि ये झूठे वादे हैं, ये सिर्फ बयानबाजी है, ये खोखले शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि ये जो किसान है, इनकी आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। क्या दुगनी हो गई? उनके आय तो और कम हो गई ना, यहाँ पर जो रियल वेजेस हैं। तो ये तो खोखले शब्द हैं, ये तो अदाकारी है एक तरह से। कहते जाते हैं प्रधानमंत्री जी अगर कम भाषण दे और काम ज्यादा करें तो देश की ज्यादा तरक्की होगी। मैं ये कह देता हूं, 25 साल का ब्लूप्रिंट बाकायदा तैयार किया गया है, यानी काम करने की सिर्फ में कदम बढ़ाया गया। सम्मानित तर्जुमान को इंटरप्ट नहीं किया, अब मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, तभी तो बराबरी होगी। जी बिल्कुल, नहीं तो मौका तो दीजिए, मुझे कहने अपनी बात सामने रखने दीजिए। मैं ये इतना कह रहा हूं, मैं आपको आंकड़े दे देता हूं ना। अब आप बेरोजगारी की बात करते हैं, मनरेगा कांग्रेस की देन थी। प्रधानमंत्री जी ने सदन में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज तो मनरेगा ही आपके काम आ रहा है, लेकिन इस सरकार ने क्या किया आप मुझे बताइए। मनरेगा की मांग इतनी ज्यादा थी कि दिसंबर में करीब 2 करोड़ नौकरियां मनरेगा के जरिए लोगों ने ये चाहत की थी, इतनी ज्यादा मांग है। फिर भी इसका बजट पिछले बजट से कम कर दिया गया है। 98 करोड़ का ये बजट था, 98,000 करोड़ का। ये इसकी कटौती करते करते ये 93,000, ये 70,000 करोड़ तक करीब कर दिया है। तो आप देखिए हर बात में इन्होंने कटौती की है। जो फूड सब्सिडी बिल है उसमें भी कटौती की है, जो फर्टिलाइजर बिल है और जो उर्वरक जिसको कहते हैं उनके दाम इतने बढ़ गए हैं कि जो किसान है वो ये कर नहीं सकते, इनपुट कॉस्ट इतने ज्यादा हैं, लेकिन उसमें भी कटौती की। तो सब चीज में जो जरूरत है, जो किसानों को, जो गरीब आदमी को जो जरूरतें हैं, उसमें तो पैसा लगाया ही नहीं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार
डाल दी जी, है। बिल्कुल। भाई ये कहना होता है कि जब सरकार खर्चा करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, जब लोगों के पास मांग बढ़ेगी तो ये जो फैक्ट्रियां हैं ये चलेंगी, अगर ये चलेंगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, फिर नौकरी मिलेगी, फिर वेतन आएगा, फिर मांग बढ़ेगी, तो ये सर्कल चलता रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपने वो तो बढ़ा दिया है, कैपेक्स तो आपने बढ़ा दिया है, एक्सपेंडिचर तो आपने बढ़ा दिया है, लेकिन कब रोड बनेगी, कब ये बिल पास होंगे, कब ये प्लान्स पास होंगे, कब टेंडर आएंगे, कब किसको नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी मिलेगी, फिर वेतन आएंगे, फिर जब वेतन आएंगे जो बेरोजगार हैं और उनको रोजगार मिलेगा तो फिर वो खर्चा करेंगे, फिर खर्चा करेंगे तो मांग बढ़ेगी। एक छोटी सी बात है, जीडीपी जो है, जीडीपी कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है, 9.2 है। हिंदुस्तानी जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो भी कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। ये तमाम तर चीजें भी तो है, फिर कांग्रेस को क्यों यहाँ पर ऐतराज है? बिल्कुल गलत है, आपकी गलत फहमी है कि दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की यह तोहफा में हमने उनको 8% हमने जीडीपी दी थी, गिरा गिरा कर इस सरकार ने उसको 4% कर दिया कोरोना महामारी से पहले। महामारी के बाद वो गिरकर नेगेटिव में 7.3 हो गई। अब अगर पॉजिटिव में 8 जाएगी फीसदी तो आपकी तो वृद्धि 1% की हुई ना, तो ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कहां वृद्धि हुई है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहां मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं। यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मैं सकारात्मक बात करूं, मैं पॉजिटिव बिल्कुल, लेकिन एक पॉजिटिव मैं जरूर कहूंगा, जो मानसिक मेंटल हेल्थ की जो बात की है वो अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। वित्त मंत्री जी ने मेंटल हेल्थ के बारे में कहा, क्योंकि महामारी के दौरान बहुत तनाव था, बहुत परेशानी थी, बहुत लोगों में दबाव था, समझ नहीं आ रहा था क्या है होगा, असमंजस था। तो अगर ऐसी बात करें उस वक्त, और ये सचमुच अगर ये सफल प्रोग्राम रहेगा, योजना रहेगी, तो मैं इस वित्त मंत्री जी को इस बारे में मुबारकबाद देता हूं। लेकिन शर्त ये है कि ये अगर होगी कि नहीं, ये सिर्फ ऐलान में ना रह जाए, ये मुकम्मल हो, तभी ये पता चलेगा। देखिए ये बयान यासिर जिलानी साहब, देखिए कम से कम हमारे इस प्रोग्राम में हमको एक खास मेहमान तो ऐसे मिले जो आपकी कुछ नीतियों से जिन्होंने इत्तेफाक जाहिर किया। अंशुल जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रैक्टिकली ये होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना से जो लोग मुतासिर रहे हैं, अब धीरे धीरे हमारी मईशत उभर रही है, उसको जिला बख्शने की जरूरत है। उसके लिए हकीकी मायनों में इस बजट में क्या है? देखिए मैं अंशुल जी को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग समझ रहे हैं इस बजट को वो इसकी तारीफ करेंगे। मैं इसी बजट मैं बताऊं कि क्रेडिट गारंटी जो होती है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि के साथ एक नई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है, कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है, और डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ मिला है। भारत के एसएमई सेक्टर को इससे मिलेगा, जो 68% जो हमने इस बजट के थ्रू रिजर्व किया है। तो आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि कोरोना के वक्त में जो चीजें हमें झेलनी पड़ी, सच्चाई है। दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत ने उभरने की कोशिश करी है, और भारत के नेतृत्व ने अपनी जो उसकी इच्छा शक्ति है अपने जनमानस के साथ खड़े रहने की, जो जनमानस के लिए सोचने वाली सरकार है, उसके प्रधानमंत्री ने जो सोचा है उसी का नतीजा और उसका रिजल्ट ये आपको बजट दिखा रहा है। और बजट में आप बहुत सारी चीजें जो लोगों को लग रही हैं, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप आइए बात करिए। और इसमें महिलाओं को लेके जितनी बड़ी बातें हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो चीजें इस बजट में रखी गई हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा एक जो पूरा का पूरा हम रोजगार के सृजन से फिर जोड़ते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट को मेन भारत से जोड़ के उनको वहां पे टूरिज्म का एक बड़ा हब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, तो जब ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी हो जाएगी हर जगह से। आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी है, कल से बहुत सारे रिएक्शन ये भी आ रहे हैं। पेट्रोल की बात नहीं हुई है, डीजल की बात नहीं हुई है, एक आम आदमी के किचन की बात नहीं हुई है, ये तमाम चीजें भी आ रही हैं। इस पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे।
नहीं देखिए, आप बताइए कि किस मुद्दे पे बात नहीं हुई है। जो चीजें सामने हैं और क्या मिडिल क्लास को इससे फायदा नहीं हुआ है? आप जो इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास बिल्कुल उससे सीधे तौर पर मिडिल क्लास और टैक्स का मामला जो बिल्कुल बराबर चलता है, सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। आप उनको देखिए कि उनके स्लैब में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं है, तो आप मिडिल क्लास में कोशिश करिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर हम लोग पूरे आंकड़े के साथ बैठे कि चमड़े के कारोबार करने वाले लोगों की चीजें जो हैं वो उसमें महंगाई दर कम हुई है। बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दाम को कम किया गया है। लेकिन हम ओवरऑल बजट के ऊपर बात करें, पर्टिकुलर चीजों पे अगर आप डिबेट रखेंगी, मैं उस पर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन देखिए, अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरे भारत को जोड़ने की बात कही गई है। इंटरनेट से पूरे जो सुदूर ग्रामीण के इलाके हैं जहां पे अभी तक फाइबर कनेक्शन नहीं गया है, जब वहां कनेक्टिविटी आएगी, कनेक्शन पहुंचेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो जो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, उसमें वर्कफोर्स इन्वॉल्व होगा, उसमें लेबर आएगी, उसमें इंजीनियर आएंगे, उसमें फौरी तौर पे अंशुल जी आपसे इन तमाम चीजों का हम फौरी तौर पर जवाब चाहेंगे, क्योंकि वक्त जो है वो ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है और आप कुछ कहना चाहते हैं अंशुल जी। जी मुझे मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये गरीब विरोधी बजट है बिल्कुल। आपने हीरो जवाहरात पे तो एक्साइज ड्यूटी माफ कर दी। आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, लोग तो यहां पर भुखमरी से मर रहे हैं, यहाँ कुपोषण है, स्टंटिंग है, और आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गरीब विरोधी बजट हुआ ना। असंगठित क्षेत्र की बात ही नहीं की, एमएसएमईज की आपने बात ही नहीं की। आप कर्ज की खुराक बार बार देते जा रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि लोगों के पास पैसा आए। आप पैसा तो दे ही नहीं रहे ना लोगों को। हमने जो कहा वो हमने किया। छत्तीसगढ़ में हमने न्याय योजना चालू करी, जिसमें जो गरीब हैं उनको पैसा देने की हमने एक योजना शुरू करी। उसमें फायदा हुआ क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा तो हुआ। जब खर्च नहीं करेंगे तो मांग नहीं बढ़ेगा, मांग नहीं बढ़ेगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे तो रोजगारी बेरोजगार रह जाएंगे। तो यही एक साइकिल होता है अर्थव्यवस्था का। लेकिन स्टार्टअप की बात की गई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की गई है, कहाँ की गई है? जी यासिर जी, अभी आपसे पूरा जवाब चाहेंगे, लेकिन मुझे बोलने दीजिए ना। आप ये असंगठित क्षेत्र जो है हमारा, जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहते हैं, वहां पर हमारा जो श्रमिक बल है, जो मजदूर है, वो 90% है। उसके बारे में तो कोई आंकड़े भी नहीं है। उनके बारे में आपने किया क्या, ये तो मुझे बताइए। ठोस बड़ी बड़ी बातें तो खूब करते रहते हैं, ऐसे हुआ, लेकिन आप बजट को बारीकियों में जाएं। इतना मैं कह देता हूं हिना जी, मनरेगा का जिक्र भी नहीं किया वित्त मंत्री ने, क्योंकि वो इतनी शर्म से वो भरी हुई थी। चलिए ठीक है, फौरी तौर पे जी यासिर जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? फौरी तौर पे आपका जवाब चाहेंगे। डॉक्यूमेंट पढ़ने पे हमें पता चला कि इतनी भारी कटौती हुई है मनरेगा। देखिए, मैं ये आप जी अंशुल जी हो गया जी। ये आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है, ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से लदा हुआ है। ये इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसमें ग्रीन जॉब्स की संभावनाएं हैं, इसमें बहुत सारी चीजें नीचे गांव और ग्रामीण तक पहुंच रही है। बेहतरीन बजट है, जितना मैं धन्यवाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मैं दूं वो कम होगी। उनको बेहद मुबारकबाद। और ये बजट से भारत के नौजवानों के लिए, भारत के महिलाओं के लिए, भारत की जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं, उन तक लोगों में ये बजट बहुत ही इस मुद्दे पर लगातार हम अपने खास मेहमानों से बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए हम दोनों खास मेहमानों का, सैयद यासिर जिलानी साहब और अंशुल अभिजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।